नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ की। भारतीय उत्पाद पर अमेरिका में 50% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत में करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और ट्रंप की टैरिफ का स्वदेशी इलाज तलाशा जा रहा है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर होगी देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित रण संवाद कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हमारी तीसरी खबर बिहार से होने वाली है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी विशेष रूप से शामिल हुई हैं। हमारी चौथी खबर हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर है। बुधवार को सत्र के आखिरी दिन कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली है। हमारी पांचवी खबर बाढ़ और बारिश को लेकर होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसी को लेकर के बात करेंगे बिग न्यूज में। आज इन तमाम खबरों पर एक एक करके विस्तार से जानेंगे, विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिग न्यूज में सबसे पहले बात अमेरिकी टैरिफ की करेंगे। भारतीय उत्पाद पर अमेरिका में 50% टैरिफ लगना शुरू हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत में करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। जाहिर है भारतीय उद्योगों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ का स्वदेशी इलाज ढूंढ लिया है। क्या कुछ ये इलाज है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप अपनी टैरिफ नीति से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। बुधवार सुबह से अमेरिका में भारतीय उत्पाद पर 50% टैरिफ लगनी शुरू हो गई है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में बिकने वाले भारतीय कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे उत्पाद महंगे होंगे। इससे डिमांड में भारी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर भारतीय उद्योग पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ की वजह से भारत का करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ रूस से तेल आयात को लेकर लगाई गई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस पर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं कि रूस से सबसे अधिक तेल निर्यात देश भारत नहीं बल्कि चीन है। ऐसे में भारत पर अमेरिकी टैरिफ समझ से बाहर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to this. अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ पीएम मोदी की सोच भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अहमदाबाद की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे। भारत आज इन दोनों के दिखाए रास्ते पर चल करके निरंतर सशक्त होता जा रहा है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने हमें सिखाया है कि देश की, समाज की रक्षा कैसे करते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को न्याय और सुरक्षा का कवच बनाया, जो दुश्मन को पाताल में भी खोज कर सजा देता है। और यही भाव आज भारत के फैसलों में भी देश अनुभव कर रहा है। देश नहीं, दुनिया अनुभव कर रही है। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने झूठ का पुलिंदा खोला है।
व्हाइट हाउस में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हमने दुनिया में 7 संघर्षों को रोका है, इनमें 4 जंग टैरिफ की वजह से रुकी है। इस दौरान ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया और दावा किया कि भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे। ट्रंप के इस झूठे दावे पर भारत कई बार दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन मिलाया था, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को बातचीत का समय नहीं दिया है। ट्रंप को लेकर यह दावा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अगली खबर मध्य प्रदेश के महू से है, जहां पर रण संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें काफी कुछ सीखने को मिला है और इस दिशा में तेजी से सुधार किया जाना जरूरी है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। The seamless integration of our forces are matters of the intelligence and the surveillance. Operation Sindoor gave us the wealth of nations. You may also have observed that Operation Sindoor has emerged as a great example demonstrating the success of our indigenous platforms, equipment and the weapon system. मध्य प्रदेश के महू में रण संवाद 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जिक्र किया और आगे की चुनौतियों को कम करने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सैन्य शक्ति में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। Be it offensive or defensive techniques, operational practices, quick and efficient war logistics, the seamless integration of our forces are matters of the intelligence and the surveillance. Operation Sindoor gave us a wealth of nations. It provided us with a glimpse of the kind of the challenges and responses that could serve as a valuable guidance for any conflict in the future. You may also have observed that Operation Sindoor has emerged as a great example demonstrating the success of our indigenous platforms, equipment and the weapon systems. Its achievements have once again underlined that in the times to come, self-reliance is an absolute necessity. We have indeed made significant progress on the path of self-reliance, but there is still a long way ahead that we must travel. एक दिन पहले मंगलवार को इसी कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान ने दुश्मनों को चेतावनी दी थी। अनिल चौहान ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन शांतिवादी नहीं है। देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। The idea for Ran Samvad was based on my observation and experience for the past almost 2 years, and it essentially stems from 3 major facts. First, I thought that the focus of the armed forces needs to be on war, warfare and war fighting. We need to focus upon this important aspect. War as a broader state of armed conflict. Warfare refers to specific methods, tactics and strategies used in conduct of war.
And war fighting is the application of military tactics and technologies to achieve the objectives of warfare, of war, campaign, or a particular battle. It's a bread and butter. We normally dwell upon geopolitics, diplomacy, international relations, geoeconomics, and such subjects. These are important for national security. But I think these are also sometimes distractions and take us away from our real job. We must focus on our primary job, and it's been my attempt for the past almost 2 years to reshape this dominant narrative in the armed forces on the basic job of war fighting, and how this is going to happen in future. So this is one of the reasons. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ है। भारत की कोशिश सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट यात्रा लगातार जारी है। वहां पर से तमाम सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं और इन्हीं सियासी बयानों के पलटवार बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। तो बिहार में चुनावों को लेकर के क्या कुछ सियासी माहौल है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल इस यात्रा को मजबूती देने के लिए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन शामिल हुए हैं। इसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे। और आप झूठ बोलते रहिए, जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी। और जिस ढंग से बिहार को गाली देने वालों को, हिंदुओं को गाली देने वालों को, स्टालिन को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जमा कर रहे हैं, या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चोरी शब्द और चोर शब्द से कांग्रेसियों को बहुत प्रेम हो गया है। वो इस तरह के शब्द को गढ़कर प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले भी 2019 के चुनाव में उन्होंने चौकीदार चोर है कह के नारा लगाया था और जनता ने इसका करारा जवाब दिया था, जो कांग्रेस न्यूनतम सीट पर आई थी। इस बार भी जिस तरह वोट चोरी का, जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। जनता जनादेश दे रही है। कई राज्यों में हम नहीं चुनाव जीतते हैं, कई राज्यों में जीतते हैं। अभी झारखंड का चुनाव हुआ, हम नहीं जीते थे। हम चाहते थे वहां सत्ता बनाना, हम चाहते थे वहां सरकार बनाना। तो निर्णय लोग करते हैं और ये राहुल गांधी इस तरह की बेतुका बातें करके देश को गुमराह कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर लोगों को आमादा कर रहे हैं। इनकी यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है और यात्रा में भीड़ नहीं आ रही। तो कभी किसी मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, कभी प्रियंका जी को बुला रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनादेश, संविधान, ये शब्द बार बार राहुल गांधी दोहराते हैं। दरअसल कांग्रेस के शब्दकोश में ये शब्द है ही नहीं है। इतिहास को इतने गहरे जख्म नेहरू गांधी परिवार ने दिए हैं। संविधान की निर्मम हत्या, लोकतंत्र का गला घोटना, जिस तरह से देश पर आपातकाल थोपा गया, यंत्रणाएं लाखों लोगों को दी गई, गिरफ्तारियां हुई, प्रेस की आजादी छीनी गई और न्यायपालिका के पर कतरे गए। अब वो पार्टी कहती है वोट चोरी। स्थितियां अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार में वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत ही फिसड्डी प्रदर्शन उनके गठबंधन का होने जा रहा है। बुधवार को वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा।
इस मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ स्टालिन भी मौजूद थे। आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार जहां पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रहेगी, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे समाराध नहीं जा रहा है। अब फटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए फिर सरकारी। तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और गुजरात चुनाव में चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर है। बुधवार को आखिरी दिन पक्ष विपक्ष में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, लेकिन 4 दिनों तक चली इस बार के सत्र में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। हम कह रहे हैं आप विधानसभा आप विड्रॉ कर लो, खत्म कर चलने दो, चले मुझे बात है भाई बात है सब बात ले आगे बात बुधवार को विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के विधायकों ने जमीन की सर्जिकल रेट पर सवाल उठाया। इस पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि आप जो सर्कल रेट बढ़ाते हैं, जो हाईवे के ऊपर पहला किला ग्रीन बेल्ट पड़ता है, उसका रेट तो बहुत ज्यादा कर देते हो आप, और पीछे वाले किले का आप रेट कम कर देते हो। हालांकि पहले वाले एकड़ का कोई यूज नहीं होना है, उस पर वो कुछ नहीं कर सकता, ना इमारत बना सकता, सब कुछ होता है। तो ये एक बीच में एक अनोमली है, बड़ी जबरदस्त अनोमली है कि 2 करोड़ तो रख दो ग्रीन बेल्ट का और पिछले वाले का 80 लाख रख दो। तो ये अनोमली एक बार एग्जामिन करवा लीजिए मेरे कहने का मतलब। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम पूरा 10 साल का इसका रेट निकालें, 10 साल के अंदर इनके द्वारा जो वृद्धि की गई वो 25.11%, और अगर हमारा 25, 26, 20 में जोड़ लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, ये वृद्धि बनती है 9.69%। मैं पूछना चाहता हूं कि तब गरीब कहां थे? उनको क्यों मकान नहीं मिलता था? क्या दिक्कतें थी? ये हमें देखना चाहिए। माननीय साल में फलाने साल में हमारे आखिरी साल की वृद्धि की ना आपके कितनी वृद्धि? नहीं, मैं उसका एक डेटा निकाला। सवाल तो आपका है, अभी 2025-26 का मैं बता रहा हूं जी। हाँ, 2025-26 का बताओ ना। 2025-26 का 20.49%। ये क्यों बढ़ाई? अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने अभी ये बात कही कि ये कम है, इसको और बढ़ाया जाए। मैं बताऊंगा जी माननीय अध्यक्ष जी, आपको आगे बताने वाला हूं मैं इसके बारे में क्यों बढ़ाई गई है और क्या सरकार का हेतु है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी 2008 में 2% तो विकास के लिए आपने उसके ऊपर अलग रेट लगाया था, 3 और 5% की उसकी ड्यूटी थी, स्टैंप ड्यूटी। 2008 की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इसके ऊपर 2% आप लोगों ने विकास के लिए लगाया है कि 2% का पैसा रजिस्ट्री का प्रदेश के विकास के ऊपर खर्चा जाएगा, पंचायत के लिए आपने जो लगाया, हाँ, उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ये कुल मिलाकर के 7% की दर तो पुरुषों के लिए और 5% ये महिलाओं के लिए ये लगी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, आज कौन से बढ़ गए रेट?
आज भी वही है, रेट तो वही है। ये कह रहे कहा जी बढ़ गए, मेरे को बताए तो जो भी कहाँ बढ़ गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार गरीब हितैषी सरकार है। नायब सैनी ने कहा कि गौशालाओं की जमीन खरीद फरोख्त में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। एक बड़ी ये घोषणा की है कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो क्षेत्र में 100 गज और 50 गज के प्लॉट हैं उनकी स्टैंप ड्यूटी मैंने खत्म करने की घोषणा भी की है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को भगोड़ा बताया। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन सुनने का भी मादा रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग गए और इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं। इतिहास गवाह है, तो सुना करो ना, फिर सुनना चाहिए। जब आप सुनते ही नहीं, उठ के भाग जाते हो और फिर आगे आप उसी बात को शुरू करते हो। जब आप भाग गए, विड्रॉ कर लिया, तो मान लो भैया विड्रॉल मान लो। जब आप भाग गए, आपने विड्रॉ कर लिया, तो मान लो कि जो हमने रेजोल्यूशन दिया था हम उसे विड्रॉ करते हैं। 22 तारीख से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान किसान, गरीब, सड़क सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे उठाए गए, जिसका सरकार ने जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में गांव के गांव डूब गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रभावित लोग अब पलायन को मजबूर हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा पर आपदा पड़ी भारी। प्रकृति ने दिखाया अपना रौद्र रूप। कहीं गाड़ियां हुई जमींदोज, कहीं भूस्खलन से मची तबाही। पहाड़ी राज्यों में जल प्रलय। मैदानी और पहाड़ी राज्यों में प्रकृति का कहर जारी है। देश का शायद ही कोई राज्य बचा है जहां बाढ़ बारिश से आम जनजीवन प्रभावित न हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है, खासकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मेघालय में। इन राज्यों में आर्थिक नुकसान के साथ ही जनहानि भी बड़े रूप में सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि हर घर, दुकान, होटल सब कुछ तहस नहस हो गए और चट्टान, पेड़, पत्थर ढलानों से नीचे गिर पड़े। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए लोगों पर प्राकृतिक आपदा भारी पड़ गई। दरअसल वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 33 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन का आलम ऐसा है कि पुल ढह गए, मोबाइल टावर और बिजली के खंभे टहनियों की तरह टूट गए, जिससे दूरसंचार की सेवाएं ठप हो गईं।
जम्मू, श्रीनगर और किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे पर यातायात को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कठुआ में रावी नदी पर बने माधोपुर बैराज का जल स्तर 1 लाख क्यूसेक के स्तर को पार कर गया, जिससे कठुआ जिले में भारी बाढ़ आ गई। तराना, उझ, तवी और चिनाब जैसी प्रमुख नदियां भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं जम्मू में ही तवी नदी पर बना एक पुल बारिश के बीच धंस गया और ये हादसा तब हुआ जब इस पुल पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग तेज बारिश के बीच अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं और सबको पुल पार करने की जल्दी है। तभी अचानक पुल धंस जाता है और कई गाड़ियां फंस जाती हैं और बचने के लिए लोग गाड़ी से निकलकर भागते नजर आ रहे हैं। पुल के धंसने के बाद पुल पर आवाजाही रोक दी गई और लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की बार बार अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने भी मध्यम से भारी बारिश और बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की संभावना का अनुमान जताया है। लिहाजा जम्मू रीजन के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 27 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल जिस प्रकार से प्रकृति ने पहाड़ी और मैदानी राज्यों में कहर बरपाया है, जरूरी है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थान पर ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।